मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल बिहाना। मैं आज बातचीत कर रही हूँ अवनीश शर्मा जी से। आप बोलेंगे वो हैं कौन? उनको सब जानते हैं। आजकल पूरे ऑल ओवर मतलब यूट्यूब पे तो वही छाए हुए हैं आजकल। जहाँ जाओ उनके व्यूज सबको मैटर कर रहे हैं और सब उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बॉडी है ICCR। अवनीश जी उसके मेंबर हैं, प्लस प्रारब्ध.in के फाउंडर भी हैं। तो और इन्होंने, मैं देख रही थी इनका यूट्यूब पे चैनल भी देख रही थी, कहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही उसको कहाँ लेके आ गए हैं। नमस्कार अवनीश जी। नमस्ते पायल जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। अच्छा अवनीश जी, आजकल तो एक ही टॉपिक चल रहा है, वो तो है राहुल गांधी। हाँ, जो वो उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं सब, और सब बोलते हैं वो पप्पू है, वो ये है। मुझे नहीं लगता है वो पप्पू है। ये बात, एक मुझे बात समझ नहीं आती कि इस बीजेपी जस्ट हैप्पी कि ये बोल के कि हमने उनको इलेक्शन जीतने से रोक लिया है, पर वो क्या कर रहे हैं, इतनी वार्निंग्स दे रहे हैं आपको, फिर भी बीजेपी समझ नहीं रही। आपके हिसाब से राहुल गांधी क्या है? बिल्कुल पायल जी, देखिए अभी जरा बीजेपी को साइड रख देते हैं। हम तो बीजेपी वाले तो हैं नहीं, और बीजेपी कहती है कि मिसकाल वाले हमारे मेंबर बन जाओ, तो अपन तो मिसकाल वाले भी नहीं है। हाँ, वो भी नहीं। तो जरा बीजेपी को साइड रखते हैं। एक इंडियन सिटीजन के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, या कह लीजिए कि एक वोटर के तौर पर जरा देखते हैं राहुल गांधी कौन है। हाँ, राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक डायनेस्टी ऑफ इंडिया, वहां से आता है बंदा। 50+ हमसे मेरे ख्याल से 1 साल बड़ा ही है। तो मैं राहुल को यहां से देखना शुरू करता हूं। फिर मुझे अचानक याद आता है कि मैंने डायनेस्टी कह दिया, तो फिर वो पूरा सीक्वेंस खुल के आता है। अब राहुल को एज ए इंडिविजुअल अगर आप लेंगी तो इतना है। फिर आते हैं राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन। आपने ध्यान दिया होगा कि लुटियन मीडिया का वो जो पीआरशिप वाला गैंग है ना, उसने राहुल को मिस फॉर पॉलिटिक्स, ये बकायदे इमेज बिल्ड किया, ये कोशिश की। लेकिन भैया अगर वो मिस फॉर पॉलिटिक्स हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में आना क्यों? ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने या इंडियन सिटीजन ने। पायल जी, आपने पोस्ट कार्ड अभियान तो नहीं चलाया था? कभी सिग्नेचर किया आपने? वो जैसे होता ना कि किसी डिमांड के लिए सिटीजन जो है पोस्ट कार्ड लिखते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं याद आता कि कभी कोई ऐसा मूवमेंट चला हो और भारत के लोगों ने कहा हो कि नहीं आदरणीय राहुल गांधी जी, आपका राजनीति में आना बड़ा आवश्यक है, आप राजनीति में जरूर आ जाइए, वरना हम सब अबला हो जाएंगे, बेचारे हो जाएंगे, दिस दैट। नहीं, वो पॉलिटिक्स में आए, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट भी बने, छोड़ भी दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, अयोग्य घोषित भी हो गए, सजा भी पाए, फिर आए, एक जगह से हार भी गए, दूसरी जगह जाके लड़ लिए, फिर जब वहां से जीत लिए, दूसरी बार तीसरी बार दोनों जगह से ट्राई किया। तो आप मुझे ये बताइए कि एक क्या पप्पू इस तरह की हरकत कर सकता है? अब आते हैं जरा बीजेपी, और बीजेपी का जब मैं जिक्र करूंगा ना, मैं सीधे डायरेक्ट होता हूं प्राइम मिनिस्टर जी से। चलिए, इस बार की लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली स्पीच दी थी, थैंक्स गिविंग प्रेसिडेंट के एड्रेस पे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, बालक बुद्धि। मेरा सख्त ऐतराज प्रधानमंत्री जी से, और मैंने न जाने कितने फोरम्स पे ये बात कही है कि सॉरी प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। राहुल गांधी बालक बुद्धि नहीं है। मैं वो एज वाइज नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो 50+ हो गए हैं इसलिए वो बालक बुद्धि नहीं है। मुझे याद आता है पायल जी, आपको भी याद होगा, रमेश चन्नीथला, कांग्रेस के एक लीडर, उनकी एज थी 54 या 55 ईयर्स, और वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो
इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उम्र वाला बालक और उम्र वाले बालक से। बिल्कुल। आपने जो कहा ना कि राहुल गांधी को बीजेपी बड़ा मौज लेती है, मैं अवध से आता हूँ तो अवधी शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ तो बट नेचुरल है, लोक में फोक में काम करता हूँ, तो इसलिए बड़ी मौज लेती है बीजेपी, आपने अभी कहा। लेकिन ये बताइए, कोई मौज क्यों न ले? अपने स्टार प्रचारक के लिए मौज तो लेना बनता है पार्टी के रूप में। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी एक एजेंडे पे काम करते हैं और उनका एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेडिशनल एजेंडा, भारत में पॉलिटिक्स करके, राजनीति करके और सत्ता में आना, उसके बाद अपने जो एजेंडे हैं, चाहे वो पार्टी का एजेंडा हो, चाहे उनके पार्टी के लीडर्स का एजेंडा हो, उसको इम्प्लीमेंट करना। भाई 65 साल मोटा मोटी राज किया है, लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा थोड़ा इससे अलग है। राहुल अपनी पार्टी को सत्ता में लाना तो चाहते हैं और ऐसा उन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 में बड़े आराम से किया भी है। रिमोट भले उनकी मदर के हाथ में रहा हो, लेकिन गाहे बगाहे रिमोट हमेशा तो किसी एक हाथ में रहता नहीं। कभी कभी हम लोग सेंटर टेबल पर रख भी तो देते हैं या बगल में सोफे पर रख दिया जाता है, तो फिर वो घर के और लोग उठा लेते हैं। और ऐसा किया जब बिल फाड़ा था तो क्या है, ऐसे तमाम डिसीजन यूपीए 1 यूपीए 2 में राहुल गांधी लीड लेते हुए दिखाई दिए हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिसाइड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो सत्ता तो उन्होंने भोगी है, लेकिन अब जो राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, या राहुल गांधी ने जब से 2014 से लीड लिया है, फ्रंट पे आए हैं, उस राहुल गांधी में फर्क दिखाई देता है। हाँ, मुझे डर लगता है। यस, डरना जरूरी है। एक जुमला है पायल जी, डरना जरूरी है। राहुल गांधी एक बेहद श्रूड, अपने फिक्स एजेंडे जो कि बिल्कुल अलग हैं। और कैसे अलग हैं? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि लोग शुरू करते हैं कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई थी और वहां से कैसे चल के चली आई। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, चलिए साहब, ये से चली कांग्रेस, महात्मा गांधी तक आई, नेहरू तक आई, नेहरू के बाद शास्त्री जी को छोड़ दीजिए, इंदिरा जी तक आई, इंदिरा जी के बाद राजीव तक आई, राजीव के बाद कांग्रेस का क्या हुआ? राजीव के बाद कांग्रेस सोनिया कांग्रेस बनी। अब लोग कहेंगे अरे अखिल भारतीय कांग्रेस नाम है और आप कह रहे हैं कि सोनिया कांग्रेस। तो साहब, मैं टेक्निकली भी बता रहा हूं पहले ना आपको, मैं टेक्निकली भी बता रहा हूं। ए ह्यूम की कांग्रेस आई, नेशनल कांग्रेस रही। जब निजलिंगप्पा ने और कामराज ने बगावत किया इंदिरा के साथ, तो कांग्रेस आई बनी। सही है फैक्चुअली। कांग्रेस आई, राजीव गांधी तक चलती रही। 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार आई, आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस आई वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कब बदली? किसी को पता है? याद है किसी को? चुपचाप चोरी चोरी ये काम सोनिया कांग्रेस के दौरान हुआ। और जब सोनिया कांग्रेस के दौरान फिर से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, तो मैं इसको सोनिया कांग्रेस कहता हूं। और तभी से कांग्रेस बदलती हुई दिखाई दी। आप वो भारत की कांग्रेस नहीं रह गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जरूर हो गया। और आपको लगता है कि सोनिया गांधी जी का जो इफेक्ट है वो राहुल गांधी में आया है? डबल इफेक्ट है, मैं वही तो कह रहा हूं। डबल इफेक्ट। वो जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे मैनेजमेंट में कहावत कही जाती है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां पे होता है। मैं गलती से व्यापार प्रबंधन में परास्नातक भी हूं, एमबीए भी हूं। तो हमारे प्रोफेसर थे, तो वो सबसे पहले मार्केटिंग के क्लास में आके पढ़ाया उन्होंने। तो एक शेर सुनाया, उन्होंने कहा कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां पे होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला।
यहाँ जब मैं ये कह रहा हूं ना पायल जी की सोनिया कांग्रेस जब आई, इस कांग्रेस ने अपने आप को वेटिकन से जोड़ा और यहां से कांग्रेस का एक विचारधारा के रूप में अगर कोई विचारधारा रही हो जी। उसका खात्मा हुआ, वो औरंगजेब मार्ग पे रह गई और 10 जनपद से सीधे सीधे वेटिकन का कनेक्शन जो ठीक एहूम वाले जगह पे इसको वापस लेके गई। वो यूपीए 1 में, यूपीए 2 में भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, तो फिर इनके लुटियन इकोजोन ने इकोसिस्टम ने क्या कहा, त्याग की मूर्ति, त्याग किया सोनिया गांधी ने, आहा बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन सोनिया ने फिर भी पर्देदारी की पाई, सोनिया गांधी फिर भी पर्देदारी करती रही, ढका छुपा थोड़ा सा एलीट तरीके से। राहुल के पास अब समय नहीं है। अब जब 2014 से राहुल आए हैं, और राहुल क्यों इतनी जल्दी में है, इतनी हड़बड़ी में है? आपको नहीं लगता कि राहुल बिल्कुल तेजी में है, वो वेट नहीं करना चाहते किसी चीज का? पायल जी मुझे ये बताइए, लोकसभा का चुनाव तो 2029 में ड्यू है ना, फिर ये राहुल गांधी 4 जून के तुरंत बाद ही कभी 4 हफ्ते में, कभी 6 महीने में, कभी 2 दिन में, कभी 24 घंटे में नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवाने पे क्यों उतारू हैं? इतनी जल्दी क्या है? और इनको ये भी पता है कि इलेक्टोरली तो जीत नहीं पाएंगे, और इनको पता है इलेक्शन पे इलेक्शन होते रहेंगे, कभी वेस्ट बंगाल का, तो कभी झारखंड का, तो कभी कहीं का। मेरे को लग रहा है ये पूरे देश में क्योस करेगा। मोदी जी की गवर्नमेंट हटाना चाह रहा है और फिर सत्ता पाना चाह रहा है, यही करना चाह रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, राहुल गांधी किसी स्टेट के सीएम बनने के मूड में है क्या, या सीएम बनना उनका कोई टारगेट है क्या? भाई बिहार में जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, तो क्या बिहार के वो सीएम बनना चाहते हैं? नहीं ना। जिस तरीके से दिल्ली के इलेक्शन में, जिस तरीके से कर्नाटका के इलेक्शन में, महाराष्ट्र, हरियाणा, न वो अपनी पार्टी को वो नहीं जिताना चाहते, उनका ये टारगेट है ही नहीं। फिर भी राहुल इतनी जल्दी में क्यों है? इसका ये सवाल हल अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है ना कि पता लग जाएगा कि राहुल का टारगेट क्या है। दरअसल राहुल और राहुल के मास्टर्स, इन दोनों ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, और नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को 2014 को मैं पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं मानता। मैंने कभी भी 2014 में जो इस देश में बदलाव हुआ उसको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता हूं पायल जी, उसको मैं कहता हूं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन, कल्चरल रेवोल्यूशन आया भारत में 2014 में। कैसे मैं बताऊंगा साहब, देखिए जब 2014 में एक रिजीम आया तो कांग्रेस को यही लगा ठीक है यार, चलो ये झटका आया है, 5 साल के बाद तो उनकी चीजें ठीक हो जाएंगी कि वो यही सोच रहे हैं। हाँ, और उस समय के इनके जुमले याद करिए कांग्रेसी को सिस्टम के, भाई सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। उनको था ठीक है, बहुत देखे हैं, चंद्रशेखर देखा, देवगौड़ा देखा, यहाँ तक कि मुरारजी देसाई भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी भी देख लिया भाई सभी। हाँ, 5 साल का एक कंप्लीट सत्ता भी देख ली, लेकिन तब भी सिस्टम हमारा था, हमको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। एसपीजी तब भी हमारी नहीं गई, बंगले हमारे तब भी खाली नहीं हुए, मुकदमे हमारे ऊपर तब भी नहीं आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात कर रहा हूं मैं, नहीं आए। वो भाजपाइयों को सोचना चाहिए। लेकिन 2019 में जब एक बार फिर कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, और उस कल्चरल रेवोल्यूशन से भारत में एक बार फिर नेशनलिस्ट सरकार आ गई, रिपीट हो गई, घंटी वहां से बजनी शुरू। और तब से आपने राहुल, सोनिया और प्रियंका, इन तीनों के भाषा में, बॉडी लैंग्वेज में, अप्रोच में, एक्टिविटीज में, बिहेवियर में फर्क देखना शुरू कर दिया होगा। एक्सट्रीम नेगेटिविटी आ जाना। आप कुछ कह रहे? हाँ, आपने एक चीज नोटिस करी, खिजे से रहते हैं, मतलब दैट हेट्रेड, इतनी मन में इनकी इतनी नफरत भरी हुई है मोदी जी को लेके,
और वो लेकिन इनका मन कर रहा है बस कुछ कर दे, वो हो नहीं रहा है इनसे कि क्या कर दें मोदी जी और अमित शाह जी। अगर अगर ये कुछ हाँ बॉडी लैंग्वेज देखिए इनके ना मैं खिंचे खिंचे हैं बस। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर इनका बस चले तो वो कुछ होता है ना कि ऐसे भस्म करके हम फट करके वो जला दें, हो नहीं रहा है इनसे, कंट्रोल हो नहीं वो रहा हो नहीं रहा है। और आपने शुरुआत में कहा कि ये तो मान बैठे हैं कि हम अब लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन से इस आदमी को नहीं हरा सकते, है। ये तो मान बैठे, ये पूरी फैमिली मान बैठी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 2019 में दोबारा रिपीट हुए, उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड मार देता हूं और आ जाता हूं 2024 का इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन में जब तीसरी बार गवर्नमेंट रिपीट हो गई, तो उसने राहुल गांधी, इनके पूरे इकोसिस्टम, इनके मास्टर्स, इनके सामने एक ऐसा पैटर्न बन गया और बनता हुआ दिखाई दिया, और वो बन रहा है कि यार 2014 से 2019 चलो भाई, टेकन फॉर ग्रांटेड, 2019 से 2024 और 24 के बाद फिर 29, यार ये तो एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो हमारे 65 साल वाला जो रिजीम था कंटिन्यूअस, उस जैसा पैटर्न एक ड्रा कर रहा है। अच्छा, यहां भी इधर भी बदमाशी कम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जीत के आए, तो भाई साहब 2024 और 26 तक के प्रोग्राम बना रहे थे, याद करिए बिल्कुल हाँ। इनकी योजनाएं 2024 तक, 2023 तक। 2019 में जीत के आए तो भैया मिशन 2045 ड्रा कर रहे हैं। इनके सेकेंड मैन अमित शाह जी हाउस में कहते हैं कि 50 साल सरकार रहेगी अब लोग। तो ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, और जिससे अब ये इनके मास्टर्स को, इकोसिस्टम को ये लगने लगा राहुल गांधी को कि भैया ये तो गो एंड गॉन, ये तो लंबा है मामला। यहां से इनकी घबराहट शुरू होती है और इनके मास्टर्स की घबराहट शुरू कि अगर भारत में नेशन फर्स्ट वाली कोई रिजिम इतना लंबा पैटर्न फॉलो करके लंबे समय तक आ गई, और नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो यहां फैमिली तो है नहीं इनके पास, दूसरे खेमे के पास कोई फैमिली तो है नहीं, नेपोटिज्म वाला मामला तो है नहीं, तो दूसरा नाम भी ऐसा मजबूत तैर रहा है कि वही अटल आडवाणी वाले। अटल जी तो फिर भी नरम थे। अटल जी तो मेरे को लगता है इनसे मैनेज ही नहीं है। मेरे को तो कोई, मैं कहीं पता नहीं, आपको पता है लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं, कोई कहते हैं कि अटल बिहारी जी तो बहुत सॉफ्ट थे सोनिया गांधी जी को लेके, उन्हीं के तो कांग्रेस के ही तो क्रिएटेड थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, वो करके उनसे आर्ग्यू करो ना। लेकिन तो वो नहीं पायल जी, लेकिन अब क्या कहें, लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और वो एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए वो थ्योरी थोड़ी देर के लिए बाय कर लेते हैं हम लोग कि उन्हीं के तो बनाए हुए थे इसलिए बड़ा सॉफ्ट थे। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश की नहीं बन पाई, किसकी वजह से? अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से। तो या तो वो मान लीजिए या तो ये मान लीजिए। वो कौन से असम के, कौन से, कहा अरुणाचल का संगमा, कौन से लीडर, वो भी उन्होंने भी तो काफी हल्ला मचाया था। ये संगमा, माखनलाल पोतेदार, और आज यही शरद पवार, इन्हीं लोगों ने तो विद्रोह किया था कांग्रेस से। ये कांग्रेस के अंदर से विद्रोह किए थे और प्रण लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसे आगे बढ़ाया था सुषमा स्वराज जी ने, यही तो हुआ था। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये अब जैसे ये जो राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन था उसमें सक्सेसफुल हो गया, यूपी में वो खटाखट और वो संविधान खतरे में है और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे झूठ बोलकर, आपको लगता है बिहार में वो ये पैटर्न में सक्सेसफुल होंगे झूठ बोल के? देखिए, इनकी उम्मीद है उसी पे कायम, लेकिन थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो आप पहले आपने कहा ना कि खटाखट फटाफट और इसकी वजह से यूपी में, देखिए यूपी में 3-4 फैक्टर रहे, और वो 3-4 फैक्टर, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था आरएसएस और बीजेपी के बीच यूपी में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होना, पहला। दूसरा ईगो, और बड़ा पर्सनल ईगो, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे क्या खोल के कहना, मेरे पास जानकारियां सारी हैं, लेकिन उसको जाने दें, मोटा मोटी बात है ये बात। एक तो ये, दूसरा
टिकट बड़े गंदे दिए यूपी में बीजेपी ने। कोऑर्डिनेशन ही खराब थी ना, ईगोस के कारण। अपना इंटरनल फीडबैक भी नहीं माना। मैं एक सीट की ही बात कर रहा हूं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एम्ब्रेस हुए ये फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसको अयोध्या फर्जी तरीके से अयोध्या लोकसभा सीट कहा जाता है। भाई लल्लू सिंह जो वहां उस समय एमपी थे, सिटिंग एमपी थे, उनको रिपीट नहीं करना था, इसके तगड़े फीडबैक थे, लेकिन फिर भी रिपीट कर दिया। नहीं, और साथ ही उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट भी दिया ना, 400 पार होगी तो हम संविधान बदल देंगे। नहीं देखिए एक चीज, बिल्कुल वो दिया था अगले बंदे ने, लेकिन आपको सच बताऊं ये संविधान बदल देंगे वाला चूरन बहुत चला नहीं ग्राउंड पे। क्योंकि एक चीज तो जान लीजिए, नरेंद्र मोदी ने 2014 से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या भारत का संविधान हो, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सारे काम हो। आप ST/SC एक्ट देख लीजिए, इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी को अपने हार्डकोर सपोर्टर्स से कितनी हिकारत मिली। बहुत गुस्सा हुए लोग जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो करेंगे इसको। तो ग्राउंड पे मैं बता रहा हूं, ग्राउंड पे इस चूरन का बहुत असर नहीं हुआ। पर आपको मैं एक बात, सॉरी, नहीं प्लीज। मैं कह रही थी, मैं ना बनारस में थी जब मोदी जी का वो जिस दिन इलेक्शन होना था ना, जिस दिन डेट थी उसके एक दिन पहले तक बनारस में थी वो 3 डेज। तो मैं ना बाकी सब लोग कहीं और रहे, मैं कहीं और रही, तो मैं पूरा टाइम ही घाटों पे थी और मैं एक टैक्सी लेके गांव वगैरह चले गई। जब मैं वापस आई ना, हम एयरपोर्ट पे मिले दोबारा सब लोग, तो मैंने कहा भैया मोदी जी को इस बारी इतनी लीड नहीं मिलने वाली और बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आने वाली। आप मानोगे नहीं, पूरा ये इकोसिस्टम ऑफ बीजेपी और ये मेरी जान खा गया। मुझे बोले अपने आप को क्या समझती है, सिफोलॉजिस्ट है बड़ी और बड़ी आई बताने वाली, और वही हुआ। इन लोगों ने जमीन पे, अगर आप जमीन पे जाके लोगों के साथ बैठो तो पता चल। मैंने कहा अखिलेश की हवा है इस बारी, अखिलेश के फेवर में। बनारस में मोदी जी को कौन वो कर पाएगा बनारस में। फिर जब अखिलेश की रैली हुई, मैं वहीं थी, मैंने कहा देख लो रैली, इतने लोग मोदी जी की रैली में नहीं थे जितने अखिलेश की रैली में लोग आए थे, और बहुत एक्साइटमेंट थी अखिलेश की रैली पे। अच्छा, ये लोग सुनते भी नहीं ना, इनको कुछ बोलो तो इनको लगता है कि हम एंटी बीजेपी, हम एंटी मोदी हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नहीं एक चीज मैं बताऊं आपको, पूरे इलेक्शन के दौरान मैं अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें प्रारब्ध भी शामिल है और भी कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं, और वैसे भी मैं साल के 365 में से अच्छे खासे दिन फील्ड में ही रहता हूँ, आर्टिस्टों के बीच में रहता हूँ, फोक में काम करता हूँ, तो बट नेचुरल मैं लुटियन में बैठ के फोक में काम नहीं कर सकता, या हजरतगंज में गंजिंग करते हुए मैं एथनिक आर्ट पे और फोक आर्ट पे काम नहीं कर सकता। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने बनारस में जो कुछ भी देखा, और आपने जो कहा ना कि अखिलेश की हवा चल रही है, हवा नहीं थी, रिएक्शनरी वोट थे। वहां पे थी, वहां जिसको मिल गई वो कहते अखिलेश को वोट देंगे इस बार। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, आप एक पर्टिकुलर सीट की बात कर रही हैं, सीटें तो 32 गई ना। मैं मोदी जी वाली सीट की बात कर रही थी, और मैं कह रही थी इस बार बीजेपी के 30-35 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं गांव में भी गई ना, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड गांव। मैं ये नहीं कह रहा भाई, आपकी बात तो उससे सही हो जाती है कि जो रिजल्ट आया है ना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, देखिए इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट्स लाना, उसको मैं वो सफोलॉजी वाला यहाँ पर तर्क नहीं दूंगा कि साहब देखिए वोट परसेंटेज तो नहीं घटा, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई हवा नहीं थी। इसीलिए अगर देखिए हवा होती है ना जब, या आंधी होती है, तो वोट परसेंटेज खिसकता है, ये आप भी मानेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ हवा, वो नंबर ऑफ वोट मैं बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ वोट एक सीट की, आप अगर केवल सैंपलिंग आप बनारस की करेंगी तब तो आपकी बात 100% सही है। वहीं गई थी ना, तो मैं वहीं की बात कर सकती हूँ। नहीं तो मैं तो पूरे यूपी में घूम रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही यूपी में ही रहता हूँ, अवध में रहता हूँ, राजधानी में रहता हूँ, पूरी मेरा एंसेस्ट्रियल योगी जी का शहर है, मैं गोरखपुर से आता हूँ, जो शहर योगी जी का है वो मेरा शहर है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो जरा बड़े संदर्भ में है, मैं एक एक सीट को पकड़ के और वहां के कास्ट और इक्वेशन और वहां की उसकी बात से थोड़ा बचता हूं, वो मेरा फील्ड नहीं है, वो मेरा डोमेन नहीं है।
मैं जो कह रहा हूं कि ये रिएक्शनरी वोट थे, और उसमें कैसे हुआ? देखिए, किसी का वोट बढ़ जाए या किसी का वोटर घर से निकल के वोट न करने जाए, हाँ। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती है। मैं आपको 2014 इलेक्शन की एक बात बता रहा हूं। गोरखपुर से रवि किशन हमारे निजी मित्र हैं। रवि किशन इलेक्शन लड़ रहे थे 2014 का, सॉरी 2019 का। हाँ, 14 में तो योगी था। हाँ, और दिनेश लाल निरहुआ ये आजमगढ़ से लड़ रहे थे। जी। अखिलेश वहां नहीं गए लड़ने, धर्मेंद्र को लड़ाया। मैं आपको वोटिंग जिस दिन हो रही थी आजमगढ़ में, कम से कम उस दिन कुछ नहीं तो हमारी टीम थी और हम लगभग पूरे दिन बूथों तक गए। शिवली कॉलेज एक वहां का बड़ा फेमस कॉलेज माना जाता है। हाँ। वहां हम गए, देखा कि जो जहां से वो पर्चियां देते हैं ना, तो सपा का काउंटर बिल्कुल खाली था। तो उन्होंने पूछा भी क्यों खाली है? उस इलेक्शन में धर्मेंद्र जीते जरूर थे, बड़ी छोटी मार्जिन से एकदम। अभी इसको मैच करिएगा आप नरेंद्र मोदी जी के बनारस के रिजल्ट से, 24 वाले। धर्मेंद्र यादव वहां बहुत स्लाइट मार्जिन से 1.5 लाख से भी कम, मुझे याद नहीं है फिगर, 1 लाख से नीचे से वहां दिनेश लाल निरहुआ से जीते। लेकिन हकीकत ये हुआ, ये संभव इसलिए हुआ कि उनका वोटर निकला नहीं था। अगर धर्मेंद्र का वोटर निकला होता, सपा का वोटर अगर बाहर निकला होता, और उस समय रमजान चल रहे थे, मैंने ये पूछा भी कि क्या गर्मी और रमजान की वजह से ऐसा है? बोले कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब पता हो ना कि जीतना ही नहीं है तो फिर आते ही नहीं बाहर। तो ये जो अब देखिए, यहां पर ये था कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं वोटर निकला। बनारस में क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता रहा हूं आज, ओवर कॉन्फिडेंस कि यार अवनीश नहीं निकला तो कोई इशू नहीं है, पायल जी तो चली ही जाएंगी, पायल जी की तो पूरी फैमिली जा ही रही है। अवनीश जी, अरे आपको मोदी पता जी है हैं यार, जीत जाएंगे। वहां क्या हुआ? मोदी जी सारा सामान छोड़ के गए ना, हेलमेट, टी शर्ट्स और ये सब छोड़ के गए वहां पे। आप मानोगे, गांव में इन्होंने जो जिनको जिम्मेदारी दी थी कि गांव में बांटना है, उन्होंने बांटी नहीं हेलमेट वगैरह। लोग एक्साइटेड हो गए, लड़ाई होगी बीजेपी के कार्यकर्ता और गांव वालों की। तो वो आपने गांव वाले तो बड़े लॉयल होते हैं एक दूसरे, जो इन्होंने वो एक गांव से दूसरे गांव तक बात फैलाई। देखो, लॉट ऑफ फैक्टर्स मैं देख रही थी, मोदी जी को उनके अपनों ने बहुत धोखा दिया है। बहुत ओवरऑल दिया। भी धोखा देते हैं मुझे लगता है। और मेरे लिए नाम लेना ठीक नहीं रहेगा पायल जी। बनारस में जिम्मेदारों ने, हाँ, जिन्हें कोऑर्डिनेट करना था, उन्होंने, मैं भी जानता हूँ। MIS के लोगों ने, जिनको MIS देने थे, वो लोगों ने, और ये सब ओवर कॉन्फिडेंस और एक उदासीनता। अच्छा, होता क्या है भाई, वोटर तो घर में बैठा है भाई। होता है ना कि जिसके यहाँ बारात जानी है, जिसके यहाँ शादी होनी है, जिसके यहाँ बारात निकलनी है, अगर वो 3 बजे तक तैयार नहीं हो रहा है और आराम से बैठा हुआ है, तो फिर आप बाकी बाराती जो अपने घर में ना फोन करके पूछते हो, और भाई क्या यार उनके यहाँ कोई तैयार नहीं हुआ है, तो बोलो वो और आराम से पड़ जाता है। बनारस के बूथ में कूलर ही नहीं लगाए। मोदी जी ने कहा था सब में कूलर लगेंगे, सब लगेंगे, तो लग रहे हैं। ज्यादा टाइम निकल गया। ये एक सीट का अगर आप लेके चलेंगी तो ये था। बाकी मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, केवल और केवल तुक्का था। और वो तुक्का 27 में अभी पता लग जाएगा अखिलेश यादव को, और पता लगना शुरू हो चुका है, वो पता लगना शुरू हो चुका है। आपको लगता है योगी जी बड़े मार्जिन से जीतेंगे? 200 सीटें तो आई जाएंगी, पर और ज्यादा आनी चाहिए ना। आएंगी? आप 22 रिपीट करेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, याद रखिएगा इस बात को, एक नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ एक दूसरे तरह की केमिस्ट्री डेवलप होती जा रही है। वो मैं बता रहा हूं आपको कैसी, और उसका एग्जांपल अभी दे रहा हूं आपको। ये बाई इलेक्शंस देखा आपने कुंदरकी का, और उसके साथ जो एक सीट यहां रोक ली थी, ये फैजाबाद वाली, जहां से इनका लड़का लड़ा था। ये वही सीट थी ना जो लल्लू सिंह को हरा दिया था बीजेपी के कैंडिडेट को। लेकिन जब विधानसभा में आए
तो उसके अखिलेश प्रसाद के ही लड़के को बुरी तरह हरा दिया। 24 में जो लोकसभा में रिजल्ट दिया है यूपी ने, उसका अंदर वोटर के बहुत गंभीर पछतावा है। हाँ है तो वो जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट इतना मजबूत है और इतना स्ट्रांग है कि मैं आपको बता रहा हूं 2022 से भी बड़ी सीटें 2027 में योगी आदित्यनाथ लेके आ रहे हैं। और यही हाल पायल जी, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, ईश्वर हम दोनों को दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे। 2029 में आप देखिएगा 240 का ये जो गिल्ट है वो कहाँ लेके जाएगा। आपको क्या, मेरे को तो लगता है बिहार में भी महाराष्ट्र होने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है। कंप्लीटली हमारे मित्र हैं बाबा रामदास, वो तो 15 दिन होके आए हैं, मैं भी एक छोटा सा गैप है, उस गैप के बाद मैं भी एक करके आऊंगा बिहार। और बिहार में बहुत सारे हैं, मैं तो वैसे भी ईस्टर्न यूपी गोरखपुर की तरफ से आता हूँ। बड़ा मन है बिहार जाने का, पर मुझे अकेले डर लगता है ना कि अकेले कैसे जाऊं। नहीं, बिहार अब ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, और वो डर वाला कोई फैक्टर बिहार में नहीं है। अगर डरना हो तो पंजाब में डरिए, आप पंजाब में नहीं जा सकती। हाँ, पंजाब में तो मेरी लड़ाई हुई थी, वो बंदा तो अटैक ही करने वाला था, आगे नहीं। वही कह रहा हूँ ना, अगर डरना हो तो पंजाब में डरिए, डरना हो तो साउथ के ममता बनर्जी के बंगाल में डरिए, केरला में डरिए। हाँ, आपको वहां केरला में डरना पड़ेगा। तो देखिए, एक जो पैटर्न बनता जा रहा है, राहुल से बात शुरू हुई थी, मैं राहुल पे ही वापस आ जा रहा हूँ। दरअसल कांग्रेस, राहुल, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, भाई इतना ही कांग्रेस है, और जो बाकी बचे कुछ हो, मैं तो कांग्रेस इतना ही जानता हूँ। हाँ, 3 जने। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कई बार मैं भूल जाता हूँ, महीनों मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। क्या निकले, उनके खुद के मुंह से नहीं निकलता होगा कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। सही कह रहे हैं। इनके अंदर अब जो डर समाया हुआ है वो ये है कि ये देख रहे हैं कि एक ऐसा मजबूत पैटर्न बन रहा है इन 15 सालों के बाद, जो और वाइड होता जा रहा है। और अगर 2029 में एक बार रिप्लेसमेंट की बात आती है, या 29 के बाद रिप्लेसमेंट, इतना तो पक्का है 2029 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी लीडरशिप में लड़ने वाले हैं, जीत के आने वाले हैं। आने के बाद वो क्या करेंगे, झोला उठाएंगे, उनका डिसीजन क्या है ये वही जाने। आपको नहीं लगता कि तब तक राहुल बहुत तबाही कर देगा देश में दंगों से और सब? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, राहुल 2019 से लगातार लगा हुआ है। एक चीज मैं कहता हूं, अभी जब नेपाल हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि हर जगह बातचीत चल रही थी कि साहब यहां भी नेपाल हो जाए, यहां भी नेपाल हो जाए, यहां भी नेपाल हो जाए। ठीक है, मैंने कहा भाई आप नेपाल कर चुके हो, आप 2014 में नेपाल कर चुके हो। भाई नेपोटिज्म के खिलाफ आपने 2014 में वोट किया है इस देश में, और 10 जनपद खानदान जो कि पैदाइशी पीएम पैदा करता है वो सत्ता से बाहर है, तो ये काम तो आप पहले ही कर चुके हो। यूपीए 1 यूपीए 2 का करप्शन, नेपाल में यही तो इश्यूज थे, उसको भी आप एड्रेस कर चुके हो 2014 में। इन्हीं से करप्शन था, वो करप्शन भी जाता रहा। कम से कम बीजेपी की जो लीडरशिप है, आप उसमें करप्शन का चार्ज तो नहीं लगा सकते, नेपोटिज्म का चार्ज तो नहीं लगा सकते, तो ये काम तो आप 14 में कर चुके हो ना। अच्छा, राहुल गांधी लगातार नेगेटिविटी बो रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट स्कोर कितना है, 99 है, और ये इनका हाईएस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी हम लोग एग्री हुए कि 2029 में ये फिगर फिर पलटेगी। सवाल ये है कि राहुल नफरत बेचना चाह रहे हैं, भले उन्होंने मोहब्बत की दुकान का साइन बोर्ड लगा रखा है, लेकिन उस दुकान का माल खरीद कितने लोग रहे हैं? इसी देश में खरीदा नहीं जा रहा है। और एक हार्ड फैक्ट तो है ना पायल जी, जिसको कि इनका इकोसिस्टम जो है बार बार उसी की प्ली लेता है। वो कहता है कि साहब देखिए 42% या 43% वोट ही तो मिलते हैं बीजेपी को या एनडीए को, बाकी 60+% वोट तो अपोजिशन का है, यही तो कहते हैं ये। तो आखिर ये बताइए, वो जो 60% 60% के आसपास वोट है, क्या वो थोड़ी बहुत भी हरकत नहीं करेगा? और उसमें करीब एक अच्छा चंक तो वो है जिसके दोनों हाथ में हर नमाज के बाद पत्थर होते हैं। लद्दाख में क्या हुआ है अभी? लद्दाख में ये चीज कैसे पॉसिबल हुई है? जिस लद्दाख में डेसिमल्स में आबादी थी,
उस लद्दाख का डेमोग्राफी इस समय 46% मुस्लिम आबादी रखता है। तो सवाल यह है कि राहुल ये एफर्ट करते रहेंगे, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। लेकिन उसको बाय कितने लोग कर रहे हैं, वो सफल कितने हो रहे हैं? नेगेटिविटी एकदम जीरो हो जाएगी, इसकी कल्पना मत करिए। सारे महीने सावन के नहीं होंगे पायल जी ना। सही कह रहे। और आप ये बताइए, अब बिहार में राहुल ने तेजस्वी को छोड़ा है कि तेजस्वी ने राहुल को छोड़ा है? वो कैसे? दोनों ने एक दूसरे का वोट बैंक पकड़ लिया है, इसलिए दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। दोनों एक ही गाना गा रहे हैं, रज्जो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। निशाना रज्जो है या रजिया है, जो भी कह लीजिए। कांग्रेस, राहुल गांधी अपने पुराना फार्मूला जो उनका है मुस्लिम वोट बैंक, उसको वापस लाने की तैयारी में है, कोशिश कर रहे हैं, पैन इंडिया कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो ओवैसी तक को अभी एलआई में आने नहीं दे रहे हैं, अलायंस में। ध्यान दीजिएगा, ओवैसी 6 सीटों पर, ओवैसी ने कहा कि हम भीख मांग रहा है वो बंदा भाई। वो कह रहा है कि भाई 6 सीट दे दो। आप सोचिए, 5 तो उसके एमएलए पिछली बार थे और वो 6 सीट की भीख मांग रहा है, फिर भी ये नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? राहुल नहीं देने दे रहे, क्योंकि राहुल पूरे पैन इंडिया बेसिस पे वो मुसलमानों को अपना कांधा देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास वापस आ जाओ। मुसलमान भी एक बार सोच रहा है कि यार यूपी में हमने अखिलेश को दिया, मुलायम को दिया, हमें क्या मिला? 2017 से लगातार सरकार चल रही है, सेंटर में भी चल रही है 14 से। दिल्ली का मुसलमान वो सोच रहा है यार केजरीवाल से ठगे गए, कभी इसको दिया कभी उसको दिया। पैन इंडिया ये मुसीबत नहीं टल रही है जो दिल्ली में पैदा हो गई है 2014 से। यही ठीक बिहार का सोच रहा है, यही ठीक बंगाल का भी सोचने लग गया है कि भाई देखो ममता बनर्जी तो यहीं रहेगी दीदी, क्योंकि उनका सपना तो पैन इंडिया है ना, उनको तो दिल्ली भी हरानी है ना साथ में। तो वहां बिहार में प्रॉब्लम यह है कि तेजस्वी अगर मुसलमान वोट बैंक को जाने दे कांग्रेस के पास वापस, तो वो खत्म हो जाएंगे। जितना ज्यादा मुसलमान कांग्रेस के पास पैन इंडिया वापस आता जाएगा अगर, तो यूपी में अखिलेश कमजोर, बिहार में तेजस्वी कमजोर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर, शिबू सोरेन उधर कमजोर, झारखंड में जितनी भी लोकल पार्टियां हैं वो सब बैठती जाएंगी मुस्लिम वोट बैंक के सारे, क्योंकि कांग्रेस के उसी वोट बैंक को छीन के ही तो ये पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो मोटी हुई हैं। तो वहां झगड़ा इस बात का है, दोनों ने मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ा है, इसलिए दोनों में आपसी झगड़ा है। और इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ये प्रेशर डालने के लिए किया है राहुल गांधी ने वहां पे। तो देखिए अभी वहां की, और एक चीज जान लीजिए, मल्टीपोलर इलेक्शन जहां होता है, बहुत सारे एंगल और बहुत सारी खिचड़ी जहां होती है, बीजेपी वहां टॉप क्लास परफॉर्मेंस करती है। हाँ बिल्कुल, वो तो पक्का है। आप जो कह रही है महाराष्ट्र आ रहा है, बिहार में भी महाराष्ट्र आ रहा है, आई एम डेड श्योर। मेरा अब आखिरी सवाल है आपसे, मैंने आपका काफी समय ले लिया, आपने 30 मिनट बोला था, मैंने तो 10 मिनट और बढ़ा दिया, 2 मिनट 3 मिनट और बढ़ा देती हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, रोएंगे, आपको लगता है सक्सेसफुल होंगे निकालने में? और वेस्ट बंगाल में स्पेशली? अच्छा, आपने वेस्ट बंगाल कहा था ना शायद? हाँ जी, स्पेशली वेस्ट बंगाल। अच्छा, स्पेशली वेस्ट बंगाल। देखिए एक चीज बताऊं आपको, ये जो एसआईआर हो रहा है, मैं इसको ऑलमोस्ट एनआरसी मानता हूं। अब आप कहेंगे कि नहीं, इसमें तो केवल वोटर गिना जाएगा, एनआरसी में तो बच्चा बच्चा गिना जाएगा। लेकिन एक मोटा फिल्टर लगेगा ना, एक साइंटिफिक अप्रोच में हम लोग क्या कहते हैं, पहले एक ओवर साइज फिल्टर लगाते हैं, फिर उसके बाद एक और फिल्टर लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना, नैरो सर्च वाला फार्मूला चलते हैं। तो पैन इंडिया अगर एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने अब कह दिया कि भाई हम किसी स्टेट को नहीं छोड़ेंगे, हम सारे स्टेट में कराएंगे। और जब लाल किले से 15 अगस्त वाले भाषण में प्रधानमंत्री ने तो सीधे उस प्रोग्राम का नाम भी बता दिया कि डेमोग्राफी के अगेंस्ट हम बिल्कुल टास्क फोर्स, और टाइम बाउंड बताया उन्होंने 2035 या 30, मेरे ख्याल से 2030 ना, एसआईआर के लिए नहीं, एसआईआर के लिए नहीं, डेमोग्राफी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा। डेमोग्राफी के लिए 30 तक ही बोला उन्होंने। 30 तक बोला है, और टास्क फोर्स बनाई है उन्होंने
ये कहा है। अब आपका सवाल कि सक्सेस आएगी कि नहीं आएगी, वेस्ट बंगाल पे थोड़ा बाद में चलता हूं। हमें डिमोनेटाइजेशन याद है, नोटबंदी। साहब, किसी को हवा लगी थी कि एटीएम्स कैलिब्रेटेड करने की भी तैयारी की जा चुकी है, नोट प्रिंट करके रखे जा चुके हैं, उसका लॉजिस्टिक मॉडल तैयार है, और उसके बाद अचानक भाइयों बहनों और नेक्स्ट डे से 3-4 दिन के अंदर सारी जगह लॉजिस्टिक एक्टिवेट हो जाता है और प्रिंटेड नोट पहुंच जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी को जितना मैं डिकोड कर पाया हूं, मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं, मैंने कभी बहुत नजदीक से उनको देखा भी नहीं है। एक बार डी में रहने का अवसर मिला था, बलिया में, जब वो उज्ज्वला योजना लॉन्च कर रहे थे, तो ऑफिशियली मैं वहां इन्वॉल्व था कल्चर उससे, तो बड़ा नजदीक से देखा था स्टेज के नीचे से, बस इतना ही था, ग्रीन रूम की तरफ से। लेकिन मैंने जितना उनको डिकोड किया है, वो बंदा अपने काम की मुखबिरी तब करता है जब वो 90% उस काम की तैयारी करके रख चुका होता है। इसलिए अगर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी डेमोग्राफी बदलने के कारकों की और उसको दुरुस्त करने की बात करते हैं, तो मैं ये मान के बैठता हूं कि ये टास्क फोर्स जो उन्होंने गठित किया है और जिसको 2030 का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, वो कर बैठे। और उसी 15 अगस्त से ही एक चीज और निकाल लेते हैं ना, जीएसटी के बारे में उन्होंने क्या कहा था और कितने दिन बीते। हाँ, तो ये डेमोग्राफी वाला जो वेस्ट बंगाल का आपने कहा है, वेस्ट बंगाल में भी चूंकि मोदी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो पैन इंडिया बनाते हैं, और एसआईआर एक बार हो जाएगा तो एक बार प्री फिल्टरिंग हो जाएगी, उसके बाद काफी हद तक आसान रहेगा ये डेमोग्राफी बैलेंस करने वाले। तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुली कर ले जाएंगे, पैन इंडिया कर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और 30 मिनट सोचा था, हो गए 45 मिनट। मैंने कहा आपको बातों में उलझाए रखती हूँ, 45 मिनट ले जाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते।